हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलोंदी जी की बुक जो उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है उसे पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर में कवर कर रहे हैं। अब तक की जो हमारा है वो पार्ट सेक्शन फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। आज के सेशन के से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इसकी सेक्शन नंबर 2 की, जो डील करता है ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में ये सेक्शन डील करेगा। सबसे पहले चैप्टर 1 जो बेसिकली डील कर रहा है स्ट्रक्चर एंड रिलीफ ऑफ उत्तराखंड से। राजेंद्र बलोदी जी ने जो शुरुआत की है उत्तराखंड बीइंग ए हिमालयन स्टेट, तो उन्होंने शुरुआत भी हिमालयन रीजन के ओवरव्यू से की है। अपनी बुक के अंदर में उन्होंने हिमालयन का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसे देखते हैं। अब टॉपिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसके अंदर में हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए हैं। जो राजेंद्र बलोदी जी की बुक के अंदर है वो तो पूरा का पूरा इंक्लूडेड है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं और बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर पाएं अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालयन रीजन के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हिमालय का विस्तार देखा जाता है। हिमालय हम सब लोग जानते हैं कि हिमालय जो सिचुएटेड है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है और इंडिया की नदर्न बाउंड्री बनाता है। हिमालयन रीजन की जो लेंथ है 2500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। इसकी जो विड्थ है कहीं पर थोड़ी कम है, कहीं पर थोड़ी ज्यादा है। इसकी विड्थ वेरी करती है। राजेंद्र बलोदी जी ने बताया है 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करेंगे तो वहां पर इसकी जो लेंथ दी गई है वो विड्थ दी गई है वो दी गई है 150 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक। तो आप इसे ध्यान रखेंगे और मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मेरी ओपिनियन से चलेंगे तो ये विड्थ 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक कॉट करना बेहतर रहेगा। एज पर एनसीईआरटी यही है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि हिमालय की विड्थ, हिमालय की जो चौड़ाई है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा। अगर डिवीजन में देखा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न पोर्शन है हिमालय का वो थोड़ा ज्यादा, उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न पोर्शन। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिमालयन रीजन का जो टोटल एरिया है वो है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। जिस इसकी जो शेप आती है दैट इज आर्क शेप्ड, कुछ कुछ इस तरीके से ये आर्क टाइप बनाती है। जो एरिया है 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ये लगभग 15% इंडिया के मेनलैंड एरिया के अंदर में आता है और यहाँ पर 3.5% इंडिया की पॉपुलेशन क्या करती है, निवास करती है। तो हिमालयन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंस है अगर हम इंडियन रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो इंडियन रेस्पेक्ट में हम हिमालय की इतनी ही नहीं और इंपॉर्टेंस भी इसके अंदर में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर में, जो राजेंद्र बलोदी जी की बुक के अंदर में कवर नहीं है। हम हिमालय के रोल देखेंगे कि हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, और ऑब्वियसली जो लैंड का पोर्शन है, यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, ये तो इन्होंने कवर कर ही दिया। नेक्स्ट अगर हम बात आते हैं, इसके सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की। हिमालय को जो इंडियन हिमालय है उसे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे देखें कि इंडियन हिमालयन रीजन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर में। सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्न हिमालयाज। हम डिवीजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इंडियन हिमालयाज को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप छोटा सा पोर्शन ये यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, सपोज कीजिए ये वेस्टर्न पोर्शन है, ये ईस्टर्न पोर्शन है। इसके अंदर में हमने इसे डिवाइड किया है। सबसे पहले ये वेस्टर्न हिमालयाज इसके अंदर में आएंगे, फिर यहां पर जो आता है मिडल हिमालयाज आ जाएगा। इसी को आप क्या कह सकते हैं, सेंट्रल हिमालयाज भी कह सकते हैं। उसके बाद में नेपाल हिमालयाज आते हैं। नेपाल ही क्योंकि इंडिया का हिस्सा नहीं है तो इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर इंक्लूड नहीं करते इंडिया के।
उसके बाद आ जाते हैं ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, ये पॉइंट है। तो यही यहां पर बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर में हम लोग वेस्टर्न हिमालयाज को देखते हैं, एक हमारा सेंट्रल हिमालयाज और मिडल हिमालयाज को देखते हैं, और एक आता है हमारा ईस्टर्न हिमालयाज। अगर यहां पर हम हिमालयाज को कंसिडर करें तो वेस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसे कंसिडर करना जरूरी है। वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर के हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज इसी रीजन के अंदर में आते हैं। प्लस अगर आप इसके अंदर में और ऐड करें तो पंजाब हिमालयाज भी इसी का पार्ट बनते हैं। इसके बाद आते हैं मिडल हिमालयाज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर में हमारा क्या आता है, उत्तराखंड लाई करता है। मिडल हिमालयाज जो हैं इन्हें आप सेंट्रल हिमालयाज भी देखेंगे, इसकी जगह मिडल हिमालयाज की कहीं कहीं जगह आपको सेंट्रल हिमालयाज भी होगा, तो ये सेंट्रल हिमालयाज लिखना काफी सही रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि मिडल हिमालयाज एक रेंज भी आती है, जब हम ग्रेटर हिमालयाज मिडल हिमालयाज को पढ़ते हैं तो हिमालय की एक रेंज की भी मिडल हिमालय के रूप में आती है, तो वहां ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, मिडल हिमालयाज की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हॉरिजॉन्टल डिवीजन की बात कर रहे हैं। नाउ कम टू ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन, ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज की शुरुआत जो होती है वो सिक्किम से होती है, नेपाल के तुरंत बाद से, और प्लस इसके अंदर में सारा का सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाता है। यहां से आपकी शुरुआत होती है ईस्टर्न हिमालयाज की। अब यहां पे एक बात, कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे समझने के लिए। सिक्किम इसके अंदर कवर्ड होता है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सबको मालूम है सिक्किम कवर्ड होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहां पे कवर्ड होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नामचा बरवा के थोड़ा वेस्ट से, नामचा बरवा के पहले ही ये क्या हिमालयाज क्या लेता है, एक सिंटेक्शियल बेंड लेता है। हम अभी मैप में भी देखेंगे इस चीज को, सिंटेक्शियल बेंड लेगा और ये साउथवर्ड एक्सपेंड करता है, और ये साउथ की नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होता हुआ जो रेंजेस होती हैं वहां पे इसका विस्तार देखा जाता है, और अंडमान निकोबार भी इसी के विस्तार के रूप में देखे जाते हैं। तो ये सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन्हें आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, तो ये भी हिमालय का ही पार्ट हो बनते हैं। इसके अलावा असम को भी ध्यान रखेंगे, असम के अंदर में भी हिमालय का एक्सटेंशन देखा जाता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट जो वेस्ट बंगाल है वहां के कुछ पार्ट के अंदर में भी आपको हिमालय का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हर जगह कवर्ड नहीं है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। जो दार्जिलिंग वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन है वेस्ट बंगाल का, वहां पर ये पोर्शन हिमालय का लाई करता है। चलिए अब यहीं पे मैं आपको एक और डिवीजन के बारे में बता दूं जिसे हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहा जाता है। सिमिलर टू सिमिलर यही है, इसी से समझ आ जाएगा। अगर हम हिमालयाज को हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड करते हैं तो यही है, हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिवर हिमालय का डिवीजन किया हुआ है। हिमालय को कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट तो यही होता है, इसके अंदर में ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वेस्टर्न में हिमालय का विस्तार देखा जाता है इंडस रिवर से सतलज रिवर तक। इन्हें बोला जाता है पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज सतलज रिवर से काली रिवर तक, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा, ठीक है, रेंज ये बोला जाता है। नेपाल के अंदर में महाभारत रेंज होती है और इसका विस्तार माना जाता है काली रिवर से तीस्ता रिवर तक। नेपाल हिमालयाज काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक आपके आते हैं ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि हिमालयाज को स्ट्रक्चरली कैसे डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल डिवीजन जो बनता है दैट इज नॉर्थ टू साउथ, या तो साउथ टू नॉर्थ कह दो या नॉर्थ टू साउथ कह दो, उस तरीके से। उत्तराखंड को अगर ध्यान में रखते हैं तो उसके ध्यान में सबसे पहले रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तराई,
और भाबर। उसके बाद में आपको ऊपर ये साउथ में सबसे पहले तराई, तराई के और नॉर्थ में चलेंगे तो आपको भाबर दिखाई देगा। भाबर से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको शिवालिक रेंजेस देखने को मिलेंगे। शिवालिक और लेसर हिमालयाज के बीच में कहीं ना कहीं आपको दून देखने को मिलती है। ठीक, दून देखने को मिलती है। ये स्ट्रक्चरल वैली है जो देहरादून टाइप ये देखने को मिलेंगी। इलोंगेटेड वैलीज होती हैं जो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। लेसर हिमालयाज के ऊपर चलेंगे तो आपको ग्रेटर हिमालयाज मिलेगा और लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के अंदर में ही कश्मीर वैली भी पड़ती है जो फेमस है कारवा फॉर्मेशन के लिए। कश्मीर वैली किस किस के बीच में है? मिडल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालय के अंदर में। और ग्रेटर हिमालय से और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हिमालय की प्रॉपर्टीज के बारे में कि हिमालय किस तरीके का रीजन है। सबसे पहली बात है हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है। बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली इसे सुनिएगा। यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग क्यों है? इसका निर्माण जो हुआ है टर्शरी पीरियड के अंदर हुआ है। टर्शरी पीरियड थोड़ी देर के अंदर में हम लोग देखेंगे कि टर्शरी पीरियड कहां से शुरू होता है। 65 मिलियन ईयर एगो से इसकी शुरुआत मानी जाती है और अप टू 2 मिलियन ईयर एगो तक क्या है? टर्शरी पीरियड है। ये टर्शरी पीरियड भी अपने आप में डिवाइडेड होगा कुछ इपोक में, उन्हें हम भी देखेंगे। तो ये विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ये कोई ज्यादा पुरानी लैंडफॉर्म नहीं है। जैसे हम इंडिया का जो पेनिसुलर रीजन है उसकी बात करते हैं तो वो तो प्री कैम्ब्रियन युग का है, 400 मिलियन ईयर एगो के से पुरानी फॉर्मेशन है। तो ये हिमालय जो है ये यंग है। अब बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। ये फोल्ड माउंटेन्स होते क्या है? अगर फोल्ड माउंटेन को अच्छे से समझा जाए, एक आइडिया के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर में जब हम प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे या ओरिजिन ऑफ हिमालयाज के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का ओरिजिन कब हुआ, मिडिल हिमालय का कब हुआ, तब हम बेहतर ढंग से समझेंगे। आइडिया के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जो अर्थ है, अगर अर्थ की सबसे जो सॉलिड लेयर है ऊपर, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट। ये प्लेट क्या है? ये सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिसके जो बेसिकली फ्लोट कर रहा है एक प्लाज्मा टाइप मटेरियल पर, एटमॉस्फेयर उसे बेल्ट बोलते हैं, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो हिमालयाज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 प्लेट की वजह से हुआ है। एक तो यूरेशियन प्लेट है, एक तैथियस सी की प्लेट का रोल आता है और एक प्लेट का रोल आता है इंडियन प्लेट का। तो ये 3 प्लेटों की वजह से, कोलिजन की वजह से क्या हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। अब इन प्लेट्स की वजह से क्या होगा? अगर 2 प्लेट्स हैं, सपोज कीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इनके डायरेक्शन इस तरीके से है। जब ये आपस में आते जाएंगी आते जाएंगी आते जाएंगी और ये आपस में टकराएंगी तो इनके बीच का ये वाला सेडिमेंट, जो यहाँ पर सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं बीच में, तैथियस सी के सेडिमेंट से ये सेडिमेंट ये क्या होने लगते हैं? ये फोल्ड होकर के ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। जब ये उठने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर जो माउंटेन की फॉर्मेशन होगी, उन माउंटेन को हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो बेसिकली कन्वर्जेंस का रिजल्ट होते हैं। वहां पर क्या हो रहा है? 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, उनकी वजह से जो फॉर्मेशन माउंटेन का होता है उन्हें हम लोग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालयाज का फॉर्मेशन बेसिकली यूरेशियन प्लेट, तैथियस सी की प्लेट और इंडियन प्लेट की कन्वर्जेंस की वजह से हुआ है। ये हम नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा डिटेल के साथ समझेंगे। फिलहाल के तौर पे होप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हिमालय क्या है? यंग है, क्योंकि टर्शरी पीरियड में निर्माण हुआ है और क्योंकि ये इसका निर्माण प्लेट्स के कन्वर्जेंस के वजह से हुआ है, इसीलिए ये कैसे माउंटेन है? दीज माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स के अलावा दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, यानी कि इन माउंटेन की फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है? प्लेट्स के टकराने की वजह से हुई है। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से हुई है। कहीं कहीं आप टेक्टोनिक प्लेट्स की जगह
अगर लिथोस्फेरिक प्लेट भी देखते हैं तो वो भी वही मतलब है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग बहुत अच्छे से इसे कवर करेंगे और जो भी थोड़े बहुत आपके दिमाग में डाउट आ रहे हैं वो मैं कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। टेक्टोनिक एक्टिविटी जहां भी हो रही होती है वो रीजन बेसिकली क्या होता है, ज्योग्राफिकली वीक होता है। देखो अगर देखते हैं कन्वर्ट, जहां पे ये दो प्लेट्स अगर आपस में टकरा रही हैं उसके रिजल्ट से माउंटेन्स का निर्माण होगा, फोल्ड माउंटेन बनेंगे। दूसरा अगर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर इनमें कोई भी एक प्लेट, अगर मैं देखूं कोई भी एक प्लेट, बस थोड़ा आइडिया के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी एक प्लेट अगर ओशियनिक प्लेट है, ओशियन की प्लेट है, तो यहां पे क्या होगा, वोल्केनो आएंगे, वोल्केनो देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जो पहला कन्वर्जेंस हुआ था हिमालयाज का, इंडिया मतलब हिमालय के फॉर्मेशन में पहला कन्वर्जेंस हुआ था जिसमें यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस किसके साथ होता है, पहले फेज के अंदर टेथियस सी की प्लेट के साथ होता है। यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और टेथियस सी की प्लेट एक ओशियनिक प्लेट थी। उसके यह वजह से जो निर्माण होता है, उसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है ट्रांस हिमालयाज का। टेथियस सी जब खत्म हो गया तो सेकंड कन्वर्जेंस जो होता है वो सेकंड कन्वर्जेंस होता है यूरेशियन प्लेट का और इंडियन प्लेट का। इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालयाज का, कंप्लीट हिमालयाज का फॉर्मेशन इस वजह से हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे दो बार कन्वर्जेंस हुई है, इसीलिए यहाँ के जो माउंटेन्स पीक्स हैं उनकी हाइट आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाइट यहीं पर देखी जाती है। तो जब ये कन्वर्जेंस हो रहा था यूरेशियन प्लेट्स का और टेथियस सी की प्लेट का, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, वोल्केनोज देखने को मिलेंगे और इसके एविडेंस भी हमें लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद वोल्केनो के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखिए, तो जहां कन्वर्जेंस होगा, जो कन्वर्जेंस बाउंड्री होगी, वहां पर आपको सिस्मिक एक्टिविटी दिखाई देंगी। वहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, अर्थक्वेक आने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये पोर्शन क्या हो जाता है, ज्योग्राफिकली वीक हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको लैंड स्लाइडिंग्स ज्यादा दिखाई देंगी, इरोजन्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे और नेचुरल आपदाएं यहाँ पे आती हुई दिखाई देंगी। फर्दर जो हिमालयन रीजन है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस रेंज। एक हिमालयन रीजन क्या है, ये मतलब कंटिन्यूअस एक चेन नहीं है माउंटेन पीक्स की, बल्कि इन्हें बीच में से काटा गया है। ये हिमालयन को जो यहाँ की पेरिनियल नीवर थी, जो हिमालय की फॉर्मेशन से पहले भी यहाँ पे बह रही है, उन्होंने क्या है, हिमालय को अपने रास्ता बनाने के लिए बीच से कई पार्ट्स में काट दिया है। हम इन्हें पासेस के रूप में भी देखते हैं। इन्हीं फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की क्षमता बहुत है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। इसी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स की वजह से, हिमालयन रीजन की वजह से यहाँ पर आपको गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, वी शेप्ड वैलीज देखने को मिलती हैं और यहाँ पे रैपिड वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हिमालयन रीजन जो है, दैट इज सब्जेक्ट टू एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रही हैं। अब ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, देखिए ये अगर अर्थ सरफेस है, ठीक है, मैं सरफेस के लिए क्या इंडिकेट करने के लिए पेड़ बना देता हूँ, ये अर्थ सरफेस है, ये इसका ग्राउंड पोर्शन है, नीचे का मतलब जमीन के नीचे की बात है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे। जो भी आपको सरफेस के ऊपर दिख रहा है तो वो लैंडफॉर्म्स है। इन लैंडफॉर्म्स ये क्या है, एक जैसी नहीं है, जैसी आज है वैसी पहले नहीं थी और जैसी आज है वैसी आगे भी नहीं होगी। ये लैंडफॉर्म क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। जब ये लैंडफॉर्म्स चेंज होती हैं तो ये किस कारणों की वजह से चेंज होती हैं, कुछ कारण हो सकते हैं अर्थ के, ये अगर हमारी अर्थ सरफेस है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस काम कर रही होती हैं। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर काम करेगा जो सन से आ रहा है, यहाँ पर वाटर, ठीक है, रिवर्स काम करती हैं, वाटर काम करता है, पानी अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है, तो अल्टीमेटली लैंडफॉर्म चेंज हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो विंड यहाँ पे काम कर रही होती है। जो अर्थ के ऊपर वाली फोर्सेस हैं, जो सरफेस के ऊपर काम कर रही हैं,
और लैंड फॉर्म के अंदर में चेंज लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। लेकिन लैंड के ऊपर में जो चेंज आते हैं कभी कभी ग्राउंड के अंदर से भी आते हैं। जैसे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक जब आएगा तो उसका ओरिजिन या सेंटर पॉइंट अर्थ के नीचे होगा, लेकिन अर्थक्वेक आएगा, सिस्मिक वेव्स मूव करेंगी और यहां पर क्या करती हैं, अर्थ के ऊपर में इफेक्ट डालती हैं और अर्थ के लैंडफॉर्म को क्या करेंगी, ये कंप्लीटली चेंज कर देंगी। जो अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है, फोर्सेस काम कर रही हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। तो दो फोर्सेस यहां पे काम कर रही हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस यानी कि हिमालयन रीजन के अंदर में, और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस तो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, ये तो हर जगह हर उसमें काम कर रही है। लेकिन एंडोजेनिक फोर्सेस ऊपर क्यों, यहां हिमालयन रीजन में क्यों काम कर रही है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आज भी प्लेट्स का कन्वर्जेंस जो है, प्लेट्स का टकराव आज भी कंटिन्यूअसली देखा जाता है, आज भी हो रहा है। इसी वजह से इसके एविडेंस के रूप में हम देखते हैं कि हिमालय की जो हाइट है वो हर बार बढ़ रही है, हर 2-3 साल के अंदर में उसमें इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, चाहे वो बहुत ही माइन्यूट क्यों ना हो। तो ये पोर्शन हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट के अंदर में कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं दीज बेल्ट्स। अच्छा, ये जो 7 बेल्ट्स की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर में, जहां से हमने स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयाज को डिवाइड किया था 7 बेल्ट्स के अंदर में, ये 7 बेल्ट्स थी, तराई, भाबर, शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालयाज एंड दून्स। These are separated by valleys, या तो ये वैलीज से सेपरेटेड होते हैं, कुछ फॉल्ट से सेपरेटेड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, स्कार्पमेंट से सेपरेटेड होते हैं। यानी कि इस रीजन के अंदर में जो रेंजेस हैं, जो बेल्ट्स हैं, वो वैलीज, फॉल्ट्स या स्कार्पमेंट से सेपरेटेड हैं। अब वैलीज आप क्लियर है, ये गंगा वैली जो ये रिवर वगैरह निकलती हैं, फॉल्ट्स मतलब जो भी दरारें वगैरह आती हैं, ये क्लियर है। यहाँ पे बात समझने वाली आती है कि ये स्कार्पमेंट से मतलब क्या है। स्कार्पमेंट का मतलब होता है बेसिकली विस्तार। इसे आप मतलब एक समझने की कोशिश करें कि सपोज करो ये एक लैंडफॉर्म है, अर्थ सरफेस, मैं इसे कह रहा हूं अर्थ सरफेस में कह रहा हूं, तो यहां पर क्या है, बिल्कुल प्लेन्स एरिया है, ये ऊपर हिमालयाज है, आप इसे ऐसे देखते हैं। अब हिमालय के पीक को अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगभग लगभग यही आएगी, लेकिन ये जो पोर्शन है उठा हुआ, अल्टीमेटली ये है तो प्लेन, दिख तो प्लेन जैसा ही रहा है, बट ये हिमालय का पोर्शन ही है। इसे बोला जाता है विस्तार, इसे बोला जाता है स्कार्पमेंट। यानी कि किसी का भी लैंडफॉर्म का जो बाहर निकला हुआ जो पोर्शन होगा उसे हम स्कार्पमेंट के रूप में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाती है, दीज जोन्स आर ज्योग्राफिकली वीक एंड सेंसिटिव, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे आज भी कंटिन्यूसली देखी जाती हैं। इसी वजह से आज आपको क्या देखने को मिलता है, इस रीजन के अंदर में अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट कौन सी प्लेट के साथ टकरा रही है, इंडियन प्लेट के साथ टकरा रही है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। इसीलिए आपको क्या देखे जाते हैं, अर्थक्वेक तो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ओशियनिक प्लेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ओशियनिक प्लेट नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। अब हम देखते हैं ये मैप के अंदर में जो हमने अब देखा, थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं इंडियन मैप के अंदर में। इस पोर्शन को बोला जाता है पामीर नोट, एक गांठ है, इट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ के अंदर में ये देखी जाती है, पामीर नोट है, और यहीं से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। एक रेंजेस की अफगानिस्तान की तरफ को चली जाती है, हिंदू कुश रेंज, एक तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ चली जाती है, कुनलुन माउंटेन रेंज। सबसे पहले आप इस पोर्शन को देखिए जिसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इंडिया के रेस्पेक्ट में, अभी हमने बात करी है। आप इस पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को, यहां से इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, ये आप देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन करता हूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करता हूं,
भारत के हिमालय सेक्शन को, तो ये पोर्शन आता है वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर में हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, अगर इसको देखें तो हमें वेस्टर्न हिमालयाज के अंदर में हिमालयाज की चारों रेंजेस इंडिया के अंदर में दिखाई देती हैं। पहली रेंज मैंने बताई थी आपको, ट्रांस हिमालयाज हमें देखने को मिलेंगे, ग्रेटर हिमालयाज हमें देखने को मिलेंगे, मिडल हिमालयाज हमें देखने को मिलेंगे और शिवालिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ये 4 मेजर रेंजेस हैं जो हिमालयाज की हमें देखने को मिलती हैं इस वेस्टर्न रीजन के अंदर में। अगर ट्रांस हिमालयाज की लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये लिमिटेड टू लद्दाख है। यहाँ लद्दाख के रीजन के अंदर में हम इसे देखते हैं। ट्रांस हिमालय को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 छोटी छोटी रेंजेस के अंदर में, 3 रेंजेस के अंदर में। एक रेंजेस होती है काराकोरम रेंज, एक होती है लद्दाख रेंज, एक होती है जास्कर रेंज। इसी लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन जो आप तिब्बत के अंदर देखते हैं वो है कैलाश रेंज। यहाँ पे आपको कैलाश रेंज भी देखने को मिलती है तिब्बत के अंदर में, वो लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन मानी जाती है। अब वापस आते हैं वेस्टर्न पोर्शन के अंदर में। अगर मैप से कंसीडर करना चाहें तो ये रेंज है काराकोरम रेंज, इसके बाद आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलेगी और लद्दाख रेंज के बाद आपको जास्कर रेंज देखने को मिलेगी। जास्कर रेंज, ठीक है, और ये पोर्शन जो है डिवाइड हो जाता है यहाँ पे। ये पोर्शन कहां तक आ गया, ये पोर्शन है बेसिकली लद्दाख का। इंडिया के अंदर आप इसे देखेंगे तो ये लद्दाख का पोर्शन है जिसके अंदर में क्या कवर्ड है, ट्रांस हिमालयाज कवर्ड है। इसके बाद आप 3 रेंजेस यहाँ पे देखते हैं। एक तो ये रेंज जो होती है ग्रेटर हिमालय की रेंज होती है, ये रेंज जो है मिडल हिमालय की रेंज है, और ये रेंज जो आती है ये क्या है, शिवालिक्स की रेंज है। तो यहाँ आपको 3 रेंज देखने को मिली, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज और ये शिवालिक्स। इसके अंदर में आपको वेस्टर्न पोर्शन के अंदर में कंप्लीट देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर में, तो ये जो रीजन है यहां तक, ये सेकंड, ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है मिडल हिमालयाज का, सेंट्रल हिमालयाज का, और इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलता है, उत्तराखंड की स्टेट देखने को मिलती है। इसके बाद यहां से और आप ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो आपको यहां तक क्या देखने को मिलता है, ये पूरा पोर्शन जो आ रहा है ये है नेपाल हिमालयाज का। नेपाल हिमालयाज के पास बाद आप चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ईस्टर्न हिमालयाज का पोर्शन देखने को मिलेगा। ये है ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये मैंने मैप के अंदर में आपको बता दिया। जो आपको मैंने आज पढ़ाया है वो पूरी तरीके से मैप में लोकेट करने की कोशिश की है। होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और पसंद भी आया होगा। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय। गुड डे।